बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नई सुबह, नए अज़्म और इस हफ्ते के पहले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सैयद मलिक और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। और जनाब, यकीनन आपके जहन में सवाल होगा कि मैं आज तने तनहा यहाँ पर क्यों हूँ, इस महाज पर डटा हुआ। तो आपको बता दें कि मेरी को एंकर माहम जाहिद जो हैं वो ज़रा सात समंदर पार गई हैं, कुछ छुट्टियाँ मनाने, वेकेशंस मनाने जो कि ज़रूरी होती हैं। ऐसा नहीं है वो अकेली गई हैं, मैं भी होके आया हूँ, लेकिन ज़रा दिन थोड़े से कम हैं। उम्मीद करते हैं कि जनाब आपका जो वीकेंड है ये भी बड़ा शानदार गुजरा होगा, बेहतरीन गुजरा होगा। और अभी तो लाहौर की बात करें, गिरदोनवा की बात करें तो शदीद हब्स है। दुआ करते हैं कि जनाब ये वाला हफ्ता जो है ये बरकतें लेकर आए और बारिशों का जो स्पेल है ये रहमत वाली ठंडी बारिशें बरसाए, ताकि जो मुरझाए हुए चेहरे हैं ये जनाब दोबारा से खिल उठें। खैर, रात को भी जनाब अगर बात कर लें तो फुटबॉल 2026 का जो शानदार और सनसनीखेज मुकाबला था, फाइनल वो अपने अख्ताम को पहुंचा। क्योंकि मेसी के चाहने वाले ज़्यादा हैं, फैंस उनके ज़्यादा हैं मुझ समेत, तो जनाब थोड़ी मायूसी भी हुई है। और लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि तकरीब का हाल अहवाल क्या था। फाइनल से कबल न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। मरकजी फनकार, अमरीकी गुलकार और रैपर पोस्ट मेलोन थे। हाफ टाइम शो में आलमी शोहरत याफ्ता पॉप स्टार जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा, जनूबी कोरिया का मकबूल बैंड BTS, जबकि नाइजीरियन गुलकार बर्ना बॉय और वेनेजुएला के मारूफ ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर गुस्तावो डोमेल ने अपनी परफॉर्मेंसेस पेश की हैं। सारे ही कमाल फनकार हैं जिन्होंने अपने अपने फ़न का यहाँ मुजाहरा किया। और जो शायकीन थे उनकी तो आप समझे लॉटरी निकल गई, एक टिकट में दो मज़े। यानी इतने इतने बड़े जो फनकार हैं उन्हें सुनने का, देखने का, उनकी परफॉर्मेंस को देखने का, एंजॉय करने का मौका भी मिला। और साथ ही साथ जनाब मैच से भी वो लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो फाइनल मार्के में अगर हम देखें तो स्पेन ने नाकाबिले शिकस्त रहने का जो मुनफरिद अपना रिकॉर्ड है बरकरार रखा, बड़ी बात है। और अर्जेंटीना को एक गोल से इबरतनाक शिकस्त देकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है अपने नाम कर ली। और मैच बड़ा सनसनीखेज हुआ। आपको भी बता दें कि जनाब इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में ये गोल हुआ। और ऐसे में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना की हार ने जहां करोड़ों मदाहों को अश्कबार किया, वहीं स्पेन बैक वक्त यूरोपीय चैंपियन और वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाला अजीम तरीन मुल्क बन गया। इस तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, जिन्होंने खुद ट्रॉफी जो है वो जीतने वालों को पकड़ाई। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने बम भी बरसाए। ईरान में मशरिक़ वस्ता में जंग जो है वो अब इस खतरनाक मरहले पर पहुंच चुकी है। इसकी अगर हम बात कर लें तो रात गए अमरीका ने खुज़िस्तान में ईरान के ज़ेरे तामीर जोहरी बिजली घर पर हमला किया है। ईरान ने उर्दन, कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को तबाह करने और जवाबी कार्रवाई में और 2 अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा सामने आया है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखतों को अब मुकम्मल बेवकूफ़ करार देते हुए अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का ऐलान किया। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान की किसी फैसले की कोई परवाह नहीं, इस खतरनाक जंगी सूरत हाल में होने क्या जा रहा है। और इस पर बात कर लेते हैं मारूफ माहिर दिफाई उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर, अमरीका ने ईरान की ज़ेरे तामीर हम देख रहे हैं जौहरी तनसीब को निशाना बनाया, बिजली घर को निशाना बनाया। ईरान ने इससे अमरीका और इसराइल का गठजोड़ करार दिया है। क्या समझते हैं आप, क्या ये हमला अब ईरान पर बराह रास्त एटमी जंग मुसल्लत करने की कोशिश है? जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए, रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि जंग पहले जो 40 दिन हुए थे उसके अंदर तो एक रेगुलर एस्केलेशन भी थी, एक्सपेक्टेड डैमेजेस भी हो रहे थे, स्ट्रैटेजी भी कुछ समझ आ रही थी। अभी जो है एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ख़ास तौर पर अमेरिका की, क्योंकि वो हर मूव जो ईरान कर रहा है उसको काउंटर करना चाहता है या ओवर एस्केलेट करके लेडर ऑफ एस्केलेशन ये साबित करना चाहता है कि अमेरिका के हाथ में है। और डायमेंशन बढ़ाई जा रहा है। और ये शायद वो ईरान को ये बताना चाहता है कि तुम जितना करोगे उससे ज़्यादा करूँगा, ताकि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट ईरान पर इम्पोज कर सके, आने वाले वक्तों में ईरान को कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर सके। मेरा मानना ये है कि ये उस वक्त शुरू हुआ जब MOU साइन हो गया और बहुत ज़्यादा ज़ायनिस्ट लॉबी ने, ख़ासतौर पर नेतन्याहू ने, ये समझा कि ये तो वो एग्रीमेंट ही नहीं है, ये तो वो कंक्लूजन ही नहीं है जंग का, जिसकी वजह से वो जंग में कूदे थे, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे वो हासिल नहीं हुए। उसके बाद से ईरान के खिलाफ ज़ायनिस्ट लॉबी भी प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी प्रेशर डालना शुरू हुई और ईरान के खिलाफ भी कि ये तो अभी उसी तरह अपने
अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उन्होंने कि इतना स्ट्रांग और जिनी के लेवल का एक मुल्क है जो कायम है। सही। तो आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने बैक ऑफ करना शुरू किया। पहले याद होगा आपको, उन्होंने कहा था जी हम 36 बिलियन देंगे आपको, जो कंपनसेशन है कह लें, फिर 24 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर उन्होंने कहा हमने तो कहा ही नहीं है, हम सोचेंगे। एक और भी आपको याद करा दूं ताकि बैकग्राउंड हम बेहतर समझ पाएं कि जब जी। क्रूज मिसाइल्स की बात हुई थी तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वैंस ने कहा था कि ईरान का हक है रखें, हम इनको कैसे रोकें जब दूसरों के पास है। बिल्कुल। और मार्को रूबियो ने कहा था कि हम बिल्कुल इनको नहीं लेने देंगे, ये कोई ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप इनको नहीं करने देंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ईरान ने समझा कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, यानी मेरे साथ एक कहता है मुझे इंसेंटिवाइज करता है ताकि मुझे अट्रैक्ट कर सके, और दूसरा शायद वो सच बोल रहा है। और ये आने वाले वक्तों में शायद ये एक और अमेरिका ने जो एक्शन किया या स्ट्रैटेजी लड़ी थी कि आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि आप नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ से कोई जहाज ना गुजरे, सदर्न की तरफ से गुजरे। सदर्न का मतलब है जो हगिंग द कोस्ट ऑफ ओमान, और नॉर्दर्न कोस्ट का मतलब है कि हगिंग द कोस्ट ऑफ ईरान। तो अमेरिका ने एक न्यू नॉर्मल बनाने की भी कोशिश की, जिसमें उसने कहा कि ये आप साउथ से गुजरे। आपको याद होगा कि इसीलिए आने वाले शिप्स पर ईरान ने हमला कर दिया था, क्योंकि ईरान समझता है कि अगर अमेरिका ने और इसके इत्तेहादियों ने एक न्यू नॉर्मल बना लिया कि ओमान कोस्ट से गुजर सकते हैं और नॉर्थ कोस्ट से नहीं गुजर सकते हैं, तो फिर तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जो मेरी ग्रिप है, जो मैंने इसको शिकंजे में लिया हुआ है इकोनॉमिकली भी, ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो इंटरनेशनल इमेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारे की सारी कंटिन्यूटी वहां से शुरू हुई है। आखिरी बात ये मैं करता चलूं कि जनाजे ने एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड किया ईरानी लीडरशिप के ऊपर कि अगर ये इतना रिवेंज लें, क्योंकि देखिए ईरान इस वक्त सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, अब उनके जो तकरीबन 9 करोड़ लोग हैं वो ऑलमोस्ट आपने देखा सड़कों पर थे इन फेवर ऑफ आयतुल्ला खामनाई। मेरा ख्याल ये है कि ये ज़हन में रखिएगा कि ये करोड़ों लोग इसलिए नहीं आए थे कि वो हुकूमत को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि वो अमेरिका और इजराइल की नफरत पे सड़कों पर आए थे। आई थिंक वो प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ है। तो आई थॉट मैं बैकग्राउंड आपसे शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बैकग्राउंड भी आपने शेयर किया और ये सारे अवामिल आपने बताए भी हैं जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई है। MOU के बावजूद जो है हमले अभी भी जारी हैं। खालिद साहब, देखा जाए तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वो पहले भी बहुत ज़्यादा कोई बातचीत के मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे और उनका बड़ा एक सख्त आप कह लें कि स्टैंड था इस सारे मामले के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि हमने उन्हें राज़ी किया, एग्री किया। अब वो अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने की उन्होंने धमकी भी दी है और ट्रंप के दस्तखत को भी वो बेवकूफ़ कह रहे हैं। तो तेहरान की सियासी और अस्करी क़यादत आपको आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले लेती दिखाई देती है? आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले ही कहा जाता है कि मुश्तबा खामनाई तो हार्ड लाइनर हैं, वो किसी सूरत में लचक दिखाएंगे नहीं। जी देखिए, वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो पिछले सवाल के आखिर में मैं ये कह रहा था कि देखिए आमतौर पे जो जंगें होती हैं वो एक नॉर्मल कॉज के तौर पर लड़ी जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉज नहीं है ईरानी, और जो वो एक सर्वाइवल भी है। और सबसे बढ़कर ये जो जंग है अब बुनियादी तौर पर ये रिवेंज या एंगर में और सदमे में कन्वर्ट हो चुकी है। आपने देखा अभी भी इतने महीने होने के बावजूद जो ईरानी अवाम थे वो जिस तरह के फ्लैग उठाकर फिर रहे थे, जिस तरह के डिस्प्ले कर रहे थे, वो इंतकाम की और किलिंग की बातें कर रहे थे कि हम बदला लेंगे। तो दैट इट सेल्फ शोज जब अवाम इस तरह का अपना मुजाहरा करती है तो फिर लीडर, खासतौर पर मुश्तबा खामनाई जो भी रिलेटिवली नौजवान हैं, उनके वालिद तो 37 साल से हुकूमत में थे या लीड कर रहे थे, तो उनकी लेजिटिमेसी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। अभी मुश्तबा खामनाई के पीछे लोग इसलिए हैं कि हालत जंग में मुल्क है और उनके पास चॉइस एज ए स्पिरिचुअल लीडर उनके बाद उन्होंने समझा कि वो सबसे बेहतरीन है। आयतुल्ला खामनाई जो थे, जो इनके वालिद थे, उन्होंने पिछले 36 सालों से पता नहीं कितने सुदूर से मुज़ाकरात किए, अमेरिकन से नेगोशिएट किया, JCPOA किया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ईरानी लोगों ने ये देखा कि JCPOA जो 2015 दिसंबर में साइन हुआ था ओबामा के साथ, और उसमें भी आप देखें साइन करने के बाद दो चीजें नहीं हुई थी। एक, उन्होंने जो 8 टन न्यूक्लियर रिच अपना मटेरियल दिया था कैस्पियन सी के रास्ते से रूस को वॉलंटरली, उसके बदले में इन्होंने अपने इनका डीप फ्रीज करना था और सैंक्शंस उठानी थी। आपने देखा नहीं उठाई गई थी। तो ईरानी लोगों का एंगर नहीं है, सिर्फ एक बदएतमादी भी बहुत है अमेरिका के ऊपर कि ये जो मर्जी कर रहे हैं, इन्होंने हमें करने तो देना नहीं है, हमसे ये करवा लेंगे लेकिन आखिर में हमें बैक ऑफ कर देंगे सैंक्शंस वगैरह के सिलसिले में। तो आई थिंक इनके पास ये रास्ते का, लेकिन मैं क्वेश्चन भी अटैच करते चलूं कि ईरान एस्केलेट जरूर कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन बाज़ औक़ात आप जब ओवर एस्केलेट करते हैं, लेडर ऑफ जी। एस्केलेशन आपके हाथ से निकल जाती है, तो हुँ। बैक ऑफ भी कर जाते हैं और नुकसान भी ज़्यादा होता है उसका। बिल्कुल आपने सही कहा। आपका नुक्ता बड़ा वैलिड है और यही सवाल है खालिद साहब, अगर देखें तो ईरान जो है वो इस जंग को कितना अरसा मज़ीद जो है वो अफोर्ड कर सकता है, जब उसके ऊपर पाबंदियां हैं, मौशी तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका निशाना बना रहा है। तो ऐसे में एक सुपर पावर है और उसके साथ फिर उसकी कठपुतली इसराइल है, तो इन दोनों का मुकाबला ईरान कब तक कर सकता है? उज़ैर देखिए, ये जो ब्रेक हुई थी एमओयू की, इसके अंदर मुझे लगता है कि ईरान को भी ज़ाहिर है चाहिए थी रीग्रुप करने के लिए, हम्म। रीआर्म करने के लिए, रीएस्टैब्लिश करने के लिए अपनी पोज़ीशंस को, और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन बीइंग भी रिचार्जिंग माँगते हैं। हम्म। देखिए इंसान भी ना बर्न आउट होते हैं। आप अब देखें कि ट्रू। पिछले नवंबर से अमेरिका की फोर्सेज़ जो थी वो डिप्लॉयड थी, ईरान हम्म। के इर्द-गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। फिर आपने देखा 28 फरवरी को जंग शुरू हो गई, तो ये जून आ गया। तकरीबन 6-7 महीने जो थे उनके सोल्जर्स भी दोनों साइड पे भी ज़ाहिर है इन बिटवीन एग्ज़ॉस्टेड थे थ्रू आउट वॉर का। तो वॉर का लोगों का, इंसानों का इतना स्टैमिना नहीं होता कि आप इतनी एंग्ज़ायटी और ऑब्वियसली एक हाईएस्ट अलर्ट पे रहें इतना। तो आई थिंक ब्रेक लेना उनका मकसद था उस वक़्त। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट रिप्लेनिश करना भी मकसद था। और हम्म। यही मैं जो पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ कर रहा था कि ईरानियों को ये समझ आई कि अगर हम बैक ऑफ कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, अमेरिका जी। वादे नहीं कर रहा, हमारे हम्म। एसेट रिलीज़ नहीं कर रहा, हम पे सेक्शन उठा नहीं रहा, हम्म। गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को कहते हैं कि सदर्न साइड यूज़ करो, तो इसका मतलब है शायद अमेरिका हमें आउटस्मार्ट कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने सही। देखा आपको कि फिर उन्होंने हमले भी शुरू किए, हालाँकि दोनों तरफ जैसे मैंने कहा एग्ज़ॉस्शन है। हम्म। ईरान के पास तो एक और लास्ट टाइम भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने सिर्फ़ एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज़ करनी थी, हम्म। जंग महँगी करनी थी अमेरिका और इज़राइल के लिए और अपने लिए इकोनॉमिकल रखनी थी। तो आई थिंक मुश्किलात तो दोनों तरफ हैं, हम्म। लेकिन अमेरिका का ईरान को नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी सबसे बड़ी मिलिट्री है, और हम्म। ईरान की रेजिस्टेंस अमेरिका को नहीं भूलनी चाहिए कि जब हमने पुराने वक़्तों में भी रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशर डाला था तो हिज़्बुल्लाह बनी थी। जब हम्म। उसके बाद क्लिंटन आए थे तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था जब क्लिंटन ने प्रेशर डाला था। हम्म। जॉर्ज बुश ने जब इनको प्रेशर डाला था तो फिर उन्होंने अपना बाकी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ-साथ ऐड कर लिया था, वेपनाइजेशन ऐड कर ली थी। तो प्रेशर से नहीं हो सकता, लेकिन ईरानियों को भी पता है कि हमें जब भी प्रेशर डाला गया हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन कंपनसेशन नहीं मिली। उस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही। ट्रस्ट डेफिसिट भी है और ईरान को भी समझ आना चाहिए कि ऑलरेडी उसकी पोजीशन जो है वो अच्छी हुई है और दुनिया में उसका एक नाम जो है वो बेहतर हुआ है और बताया है कि जनाब एक बड़ी सुपर पावर को भी वो जवाब दे सकता है। और बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका को भी मालूम होना चाहिए कि फिर बहुत सारी तंजीमें भी बनती हैं, असरात भी आते हैं, फिर उनको ख़त्म करने के लिए अमेरिका को पीछे जाना पड़ता है उन ममालिक पे। तो ये भी एक जो है वो पूरी दुनिया के लिए मसला है। खालिद साहब, अमरीकी हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइलों की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली तब्दील की है और वो ये कि परवाज़ के दौरान डायरेक्शन चेंज करके पैट्रियट निज़ाम तक को ये चकमा दे रहे हैं मिसाइल। तो ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस बड़ी डेवलपमेंट को आप बतौर एक्सपर्ट किस तरह से देखते हैं? उज़ैर, ईरान ने मिसाइल्स पर बहुत काम भी किया है और हम्म। बहुत इम्प्रूव भी किया है। इवन 2025 जून में जो जंग हुई थी उसमें जो ईरान ने मिसाइल यूज़ किए थे, इस दफ़ा उसने मई 2026 में कहीं ज़्यादा बेहतरी लाई है। हम्म। बेहतरी 2-3 तरह से लाई है, जिसकी तरफ एक आप इशारा कर रहे हैं। एक, उसने अपनी रेंज बढ़ाई है, दूसरी अपनी एक्यूरेसी बढ़ाई है, तीसरी उसने मिसाइलों की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाई है। यानी उनका मिसाइल अब सर्वाइव कर सकता है वहां तक पहुंचने में। चौथा और मोस्ट डेंजरस उसने ये काम किया है कि सबलेट्स या सब बॉम्ब्स एक बड़े बॉम्ब के अंदर हैं। पिछली जंग में भी उसने कुछ डमी उड़ाए थे, यानी डमी लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि आपका मिसाइल जाया जाएगा अगर पैट्रियट फायर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मिसाइल है नहीं, वो सिर्फ नंबर है। आपको थ्रेट होती है कि बहुत ज्यादा नंबर में इनबाउंड आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बॉम्ब, हम्म। आप सबको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं और अपना महंगा असला जाया करते हैं। ये पिछली दफा भी ईरान ने किया था, लेकिन इस दफा जो उसने स्ट्रैटेजी की है, उस दफा ये किया है कि उसने जो नए वेपन्स ऐड किए हैं उसको यूरोप और अमेरिकन उसको डांसिंग बॉम्ब कह रहे हैं। डांसिंग बॉम्ब का मतलब ये है कि वो लेफ्ट राइट स्किप करता हुआ इंटरसेप्ट नहीं होता, और जब वो करीब पहुंचता है टारगेट के, उसमें 70-70 बॉम्बलेट्स निकल के स्प्रेड कर जाते हैं एरिया के अंदर। लाइक दैट क्लस्टर मींस फिर बम्स। एक और क्लस्टर बॉम्ब्स, तो फिर एक और रिएक्शन डिलेमा हो जाता है डिफेंस सिस्टम के लिए कि कौन से को इंटरसेप्ट करे और कौन से को ना करे। ठीक। ये एक न्यू फाउंड उन्होंने जो वेपन यूज किया है, ये बहुत परेशान कर रहा था इसराइल को भी, और जाहिर है जो गल्फ ममालिक हैं इन पे उसने उस तरह तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके प्रिसीजन जिन वेपन्स को वो यूज कर रहा है जॉर्डन के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, इवन मिडल ईस्ट में, वो पिछली जंग की निस्बत ज्यादा एक्यूरेट है और ज्यादा बेहतर सर्वाइव कर पा रहे हैं।
यानी एयरफोर्स की जो कमी है वो इस सूरत में पूरी की जा रही है कि जो अपने मिसाइल हैं उन्हें जो है एक तो वो डॉज भी दे रहे हैं और उनकी रेंज भी बढ़ चुकी है, एक्यूरेसी जो है वो बढ़ चुकी है, प्रिसीशन के साथ वो दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का इस सारा मामले पर अज्जिया दे रहे थे। और यकीनन हम देख रहे हैं कि जनाब एमओयू होने के बावजूद पहले से जो कहा जा रहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है और फिर स्पॉइलर भी मौजूद है और फिर सेहूनी लॉबी जो है वो जिस तरह से एक्टिव हुई, उसके बाद अब सूरत हाल हम देख रहे हैं कि बिगड़ती जा रही है। लेकिन होप्स हो कि दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए और मामलात को बातचीत के ज़रिए से हल किया जाए और पूरी दुनिया जो कियोस की सिचुएशन में से है उसको जो है कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, मईशतों को सुख का सांस आना चाहिए और जो लोग हैं उनके लिए भी जनाब जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो सस्ती होनी चाहिए। और ये इसी सूरत हो सकेगा जब ये दोनों फरीकैन आपस में मामलात को तय करेंगे। और ऑब्वियसली सुपर पावर अमेरिका है तो ज़्यादा जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है कि वो मेच्योर बिहेव करे इस मौके पर। मौसम की बात कर लेते हैं नाजरीन। तो मानसून का एक इंतहाई ताकतवर और शदीद सिलसिला मगरबी हवाओं के साथ मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो चुका है। NDMA और PDMA पंजाब ने 24 जुलाई तक मशरकी और मगरबी दरियाओं में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का हाई अलर्ट जारी किया है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर और दरियाए जेहलुम के भलाई हिस्सों समेत दरियाए काबुल की बात करें तो पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने का खदशा जाहिर किया गया है। इसके अलावा शदीद रैलों की वार्निंग दी गई है। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और गुजरावाला जैसे बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का शदीद खतरा भी मौजूद है। मॉनसून का ये स्पेल कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसी पर रहनुमाई हासिल कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विल्क साहब ने। इरफान साहब वेलकम। कहिएगा कि NDMA और PDMA ने दरियाओं, नदी नालों और शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस मॉनसून स्पेल की शिद्दत माजी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा हो सकती है, ये बताइएगा। देखिए, ये जो मौजूदा मानसून का स्पेल है, ये जो इस सीज़न में जो पहले जो स्पेल आए हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है। ताहम जो पिछले साल आए थे उन जैसा नहीं है, लेकिन ये जो पिछले चंद हमारे पास मानसून के स्पेल गुजरे हैं उनसे ताकतवर है। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो हमारे भलाई पंजाब के इलाके हैं जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शकरगार, इसके अलावा जो मलहका इंडियन पार्ट के इलाके होंगे वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी। इससे जो नदी नाले होंगे शुमाल मशरकी पंजाब के, जिसमें जो है पलकू, एक बई नाला, इस तरह के जितने भी हैं, यहाँ पर पानी का फ्लो जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो कश्मीर और में भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी, जिससे जो हमारे दरिया होंगे जैसा कि चिनाब है, झेलम है, तो इनमें भी फ्लोज जो है ना वो बढ़ेंगे। हमने कल भी गुज़िश्ता जो दिन गुजरा है उसमें भी देखा कि जो है तकरीबन दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है ना वो मराला के मुकाम पर जो है ना वो देखा गया जी। तो आइंदा 2 से 3 रोज़ जो होंगे हम दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, GB के इलाके होंगे, इसके अलावा जो कश्मीर के इलाके हैं, बलाई पंजाब के बेशतर इलाके, इसके अलावा जो वस्ती पंजाब और बाज़ जनूबी पंजाब के इलाकों में भी बारिश है इसमें। इसके अलावा शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ पर भी बारिश है। और इरफान साहब ये बता दीजिएगा कि बाज़ पंजाब की बात कर लें तो हब्स का जोर जो है ये कब तक टूटेगा, और जो बारिशें आप कह रहे हैं मूसलाधार होंगी तो ये क्या लगातार भी होंगी, कोई 2-3 दिन भी जारी रह सकती? देखिए, ये लगातार नहीं होगा, वक्फे के अच्छा, साथ होगा। सही। तो इसमें जो दर्जा हरारत हैं, टेम्परेचर्स जो होंगे, इनमें भी खातर ख्वाह जो है ना वो कमी आने के चांसेस हैं। और ये जो हब्स और गर्मी की कैफियत है, ये भी जो है ना इसमें भी कमी आएगी। जैसे ही ये सिस्टम जो है लाहौर, इसके गिरदनवा और जो पंजाब के बलाई इलाके हैं यहाँ पर ये बारिश करेगा, उसके बाद जो है ना मौसम में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और यकीनन जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि जो प्रेडिक्शन जो ही बारिश हो जाएगी मूसलाधार बारिशों की, वैसे तो प्रेडिक्शन है और इस पेशगोई के मुताबिक जैसे ही जनाब लाहौर में और गिरदोनवा में बारिशें बरसेंगी तो मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा और जो शदीद हब्स है जिसमें सांस लेना भी मुहाल है उसका जोर जो है वो टूट जाएगा। तो ये जनाब अच्छी खबर है आपके लिए। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। व्यूअर्स, मानसून के मौसम में हब्स, ह्यूमिडिटी और हवा में उड़ते जरासीम बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं, जैसा कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और मैदे के इन्फेक्शंस का खतरा दुगना हो जाता है। बदलते हुए इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से
से आप बेहतर बना सकते हैं? पानी, मशरूबात और ग़िज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल क्या होना चाहिए कि हम डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रो जैसे अमराज से महफूज रह सकें? तो आपकी सेहत से जुड़े ऐसी अहम मौजू पर गुफ्तगू और बेहतरीन लाइफस्टाइल टिप्स बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट शहजाद बसरा साहब ने। शहजाद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मॉनसून का मौसम है, अब बताइएगा कि इस मौसम में कौन सी बीमारियां हैं जो बढ़ने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और फिर ऑब्वियसली इनसे बचा किस तरह से जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। मॉनसून में ये जो हमारा बरसात का सीजन है, इसमें एक तो जल्दी अमराज बहुत ज्यादा है, दूसरा पेट के अमराज होते हैं, और फिर ये डेंगू वगैरह फैलने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। तो इससे बचने के बड़े आसान हल है। सबसे आसान हल है कि छोटा सा खर्चा कर लें। ये एक छोटू सा तौलिया ले लें। ये आपके हर बाथरूम में होना चाहिए, और हर रोज या तो नया होना चाहिए या धो के रख लें। जब हम नहाते हैं तो उसके बाद हम सर और मुंह और बाजू वगैरह तो कुछ हिस्से हम टॉवल से साफ कर लेते हैं, लेकिन पाँव के दरमियान जो उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां और जिस्म के बहुत सारे प्राइवेट पार्ट्स हैं या आर्मपिट्स हैं, ये गीले रह जाते हैं। और इतनी बुरी इन्फेक्शन होती है बरसात में इनमें कि पूरा साल उनसे जान नहीं छूटती। तो ऐसा एक छोटू सा तौलिया रख लेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करेगा। एक तो ये है, और दूसरा ये कि अगर बाहर से जब भी आप आए, गर्मी लगे तो नहा लें। और साबुन इस मौसम में हर दफा नहाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में बगैर साबुन के भी कुछ लोग नहा लेते हैं, लेकिन उसको साफ रखें और खुश कर लें। पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठ लें, जिसम खुश कर लें, जल्दी अमराज से बच जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो इस मौसम में कभी भी बाहर का जब खाना खाएं, बाजार का खाना खाएं, तो सलाद का और चटनियों का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। क्योंकि पता नहीं कब के कटे हुए हैं और उनके बर्तन कैसे थे। खाना तो फिर भी पका हुआ है, अगर वो ताजा है तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जो सैलड है, और ये कभी समोसों के साथ है चटनियाँ और सैलड, कभी खाने के साथ है, ये पुलाव के साथ है, हर चीज के साथ है, वो बहुत बड़ा सोर्स है बरसात के मौसम में इन्फेक्शन का, और वो गैस्ट्रो और दूसरी बीमारियां बेड़ा गर्क करता है। अगर आपको बाहर से खाना खाना भी पड़ता है तो कोशिश करें सैलड और रायता और चटनियां इस मौसम में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और तीसरी चीज ये है कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने एक सेलिब्रेशन की, तो वो केक लेके आए, वो फ्रेश क्रीम केक, उससे इतनी क्रीम के अंदर से स्मेल आ रही थी कि बरसात के मौसम में उसको अवॉइड करें। अगर आपको केक खाना ही है तो कम से कम वो जो ड्राई केक होता है वो यूज कर लें, या इस तरह क्रीम वगैरह का ना खाएं। उससे कहीं बेहतर है थोड़े से आम ले आए, धो के वो खाएं, ऊपर से कच्ची लस्सी ताजे दूध की पी लें, वो कहीं बेहतर है। जो मशरूब सबसे अच्छा है, क्योंकि आपने जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं कि फौरी तौर पे रेडियो में किसी जगह के ऊपर या किसी जगह से भी बेकरी से डिब्बे वाला जूस या ताजा कोई जूस या कोई रस, ये माल्टे का रस, कोई इस तरह ये मिल्क शेक पीने की कोशिश करते हैं। हरगिज़ बरसात में एक मशरूब जबरदस्त है, वो है ORS। तो अब किसी जगह पे मौजूद है, वहां से पानी की सील्ड बोतल लें, एक ORS का पैकेट लें, उसके अंदर डालें, शेक करें, फ्लेवर भी अच्छा है, पी लें, फौरी तौर पे आपके जिस्म में एनर्जी बहाल हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट पूरे हो जाएंगे। या अगर घर में अंदर है तो आप नमकीन स्कंजमीन ले लें, वो आपके इन पेट के और दूसरे और जिस्म में जो कमजोरी है उसको ये इंतहाई कंट्रोल कर देगा। ये चंद छोटी सी चीजें हैं। और फिर ये है कि बरसात में चूंकि मैंने भी पूरे घर के गमले और वो बाहर रखे हुए हैं, जब बारिश आएगी तो पौधे खुश होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिनमें पानी खड़ा होता है उनकी ड्रेन चेक कर लें, पानी ना खड़ा हो। तो जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ ज़ाहिर है बहुत ज्यादा आपके मच्छर भी आएंगे, डेंगू भी आएगा। बिल्कुल शहजाद साहब, और इसके अलावा आपके माशाल्लाह बिल्ड मसल देख के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नंबर 1 आपने मशवरा दिया ना कि ये जो टॉवल है, एक तो इस काम के लिए रखें, और एक दूसरा वो जिम वालों को भी बताएं कि लाजमी लेके जाएं भाईजान, और जिस बेंच पे आपने अपना पसीना बहाया उसको साफ करें अगले बंदे के लिए। वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शहजाद साहब, सब्जियों की हमने बात की, सैलड्स की बात की, लेकिन एक और बड़ा मसला हम देखते हैं कि आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि मार्केट में जो फ्रूट्स हैं, मिक्स फ्रूट्स की जो प्लेट्स हैं वो बनाकर बेची जा रही होती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि बज़ाहिर तो बड़ा हेल्दी नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसको धोया किस पानी से गया, किन बर्तनों में धोया गया, किन हालात में रखा गया है, तो वो जो नज़र आ रही होती है ना चीज़ बज़ाहिर हेल्दी, वो भी हमारे लिए अनहेल्दी हो जाती है खा के। इसके हवाले से भी ज़रा लोगों को अवेयरनेस दें। देखिए, जब इस किस्म का मसला हो, आपको हो कि जिस वेंडर से मैं ले रहा हूँ
वहाँ ये सफाई सुथराई का इतना इंतजाम नहीं है और चीज पुरानी हो सकती है, तो वहाँ आइडियल सिचुएशन यही है कि आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने वो केला दिया हुआ है, छील लें, इतनी मोटी उसकी पील है, उसके अंदर से जरासीम आमतौर पे नहीं गुड गुजरते, ऑप्शन। वो खा लें। वगरना ताज़ा फ्रूट जो गला हुआ ना हो, घर में लेके आके उसका खुद अगर आप फ्रूट ट्राइफल बनाना चाहते हैं, मिक्स फ्रूट बनाना चाहते हैं, खाएं। यही एहतियात करनी है। बाहर भी बड़े खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब किचन में जाते हैं तो आप देखते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के भी जो होते हैं ये सारे उनके, तो उसमें देखें कि वहाँ किचन में भी क्या गंद और जी। क्या कुछ होता है। तो उसमें खास तौर पे इस मौसम में इन चीजों की एहतियात करनी चाहिए। शहजाद साहब, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि ये जो बड़े हैवी खाने होते हैं, मतलब पालक आप समझ लें, निहारियाँ समझ लें, पाए इस मौसम के अंदर ये मैदे पे कितना बड़ा बोझ बनते हैं और फिर कौन से मसाइल को ये जन्म देते हैं? कोई मसाइल का जन्म नहीं देते। अगर आप जिम करते हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, पाए खाएं, निहारी खाएं, पालक खाएं, कुछ नहीं कहती है। ताजा होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन मसला ये है ना कि जो लोग बैठे हुए हैं, सिटिंग डिजीज, सारा दिन शहजाद बैठ के साहब, वो फिर कुछ लोग अब कहते हैं कि अगर हमने ये सब कुछ खा लिया और एसी में नहीं बैठे, को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ गया, तो फिर प्यास के साथ तो बुरा हाल हो जाता है, पानी पी पी के भी हम थक जाते हैं। नहीं होता। ये बहुत सारी मिथ ऐसी हैं, आराम तलबी है, बहुत अच्छा। ज्यादा आराम तलबी है। आप कोशिश किया करें, आपके घर में अगर सोलर लगा हुआ है, आपको बिल नहीं आता, एसी चल रहे हैं, फिर भी दिन का कुछ हिस्सा पौधों के साथ लान में या ऐसे कमरे में जहाँ एसी नहीं है वहां जरूर गुजारें, ताकि अच्छा। आपको स्वेटिंग अच्छी हो। उसके बाद नहा लें, क्या है वो कपड़े के लिए हो जाएंगे, तो दोबारा नहा के जी। पहन ले भाई, क्या मसला है। लेकिन एक दफा वो आपका अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये स्वेटिंग वाला, ये आपके जिस्म को डिटॉक्स कर रहा है कुदरती तौर पे, बहुत सारी बिल्कुल सही। बीमारियों से बचा रहा है। ये नेचुरल है, ये लाजमी किया करें। मैं दिन के कम से कम जिम के अलावा 2-3 घंटे दिन के ऐसे गुजारता हूँ बगैर एसी के, छोटे कपड़े पहन ले, क्या है, पसीना है आ जाए, खैर है। अच्छा शहजाद साहब, लास्टली ज़रा ये भी बता दें कि बच्चे जो हैं और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कौन से मसाइल जो हैं वो इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पर बढ़ जाते हैं और उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए? देखिए, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनका मसला ये होता है कि उनकी कुव्वत मुदाफ़त खासी कम हो चुकी है। वो धूप में और बहुत ज्यादा बस में अगर ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो उनकी डिहाइड्रेशन बहुत सवीर हो सकती है। तो उनके लिए अगर उन्हें ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो नमकीन स्कंजबीन जो है ना, वो उनके लिए बहुत आइडियल है। या थोड़ा सा ORS पी लें, बजाय ये कि बार बार सादा पानी पिए अगर उनकी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। अदरवाइज वो सादा खाना खाएं, और उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मैदे कमजोर हो चुके होते हैं, वो वाले हैवी खाने ना खाएं। अगर बरसात में वो फ्राइड चिक आ रहा है बाहर से, या फ्राइड फूड आ रही है, बहुत हैवी फूड आ रही है, और उनका भी दिल करता है बच्चों के साथ खाएं, तो उसकी क्वांटिटी जरा कम कर दें, वगरना है उसके ऊपर हो जाएगा। बच्चों को दरअसल अल्लाह ताला ने इतनी उनके अंदर इम्यूनिटी रखी है, वो भाग दौड़ के हर कोई हजम कर लेते हैं। उसमें वहां सिर्फ ये आपको ख्याल करना चाहिए कि उनको ये जो गलियों में बाकी आ रहे हैं इस मौसम में, वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड फूड जो ना उनको ना दे। बाकी बच्चों को अगर पसीना भी आ जाए, वो खा पी भी रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल शहजाद साहब, आप सही कह रहे हैं कि वो हैंडल कर सकते हैं और बड़े बेनियाज होते हैं। मतलब को गर्मी है, हब्स है, पसीने आ रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। वो अगर अपना खेल खेल रहे हैं तो वो उसमें मगन है, उन्हें नहीं है कि चाहे वो एसी वाले कमरे में आए या बाहर हैं। बहुत शुक्रिया वन एंड ओनली शहजाद बसरा साहब हमारे साथ थे और जनाब बता रहे थे कि इस मौसम के अंदर भी आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, एक्टिव किस तरह से रहना है, फिट किस तरह से रहना है, और अगर थोड़ी बहुत गर्मी आपको बर्दाश्त करनी भी पड़े तो कर लें, क्योंकि ये जो स्वेटिंग होगी ये आपकी डिटॉक्स कर रही है बॉडी को, जो कि बहुत अच्छा और बेहतरीन मशरूब जनाब इस सीज़न का अगर कोई है तो वो ORS ही है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसके बारे में आपको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है और पूरा वीक इंतज़ार भी रहता है कि जनाब मंडे आए और पता चले कि हमारा जो वीक है वो कार्ड्स की रोशनी में कैसा रहेगा, हम ये जान लें। तो जनाब दाऊद अहमद दाऊद साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। दाऊद साहब वेलकम। एरीज से स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एरीज बुर्ज हमर कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज बुर्ज हमर वालों के लिए इस वीक में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आप 2-3 ऐसे काम करेंगे इस वीक में जिसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो आपको नए ख्यालात, नई जिद्दतों का आना, आपकी एनर्जी में इजाफा, मोहब्बत में कोई बड़ा डिसीजन। एजुकेशन की बात करूं तो तालीमी मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम, हेल्थ
पानी का ज़्यादा इंटेक और लिक्विड वाली चीज़ों का ज़्यादा इंटेक आपकी सेहत को बेहतर करेगा। और ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम, और मून आपको मैसेज दे रहा है रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें, उससे आपको होगा फ़ायदा। टॉरस बुर्ज सौर, कार्ड ऑफ द वीक, सौर वाले क्या करने जा रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके कामों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद और नुसरत और पॉजिटिव चेंजेस आपको फील होगी इसी वीक में। अगर जॉब और बिजनेस की बात करूं, जॉब और बिजनेस में काम तो है लेकिन प्रेशर ना लीजिएगा, प्रेशर से एनर्जी डाउन होगी। मोहब्बत की बात करूं तो डबल माइंडेड नज़र आते हैं। एजुकेशन के मामलात में अच्छी एनर्जी है तलबा तालबात की, मिल बैठ के पढ़िए। और हेल्थ नहीं सही, सेहत के मामलात को बेहतर करना चाहिए और ट्रैवलिंग अभी नहीं करना। और मून आपको मैसेज दे रहा है कि नेगेटिविटी को ख़त्म करें, या हय्यू या कय्यूम 21 टाइम एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्जोजा इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो कामों की भरमार, जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी इस वीक में, बर्डन भी रहेगा। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो एक नई शुरुआत है जेमिनी वालों के लिए इस वीक में। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी पॉजिटिव एनर्जी, कामयाबी, बड़ों के फैसलों को फोकियत दें। एजुकेशन डिस्टर्ब, हेल्थ ज़बरदस्त रहेगी और ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। मून आपको मैसेज दे रहा है इस वीक में जरूरतमंद बने और पहला कदम उठाएं। और या जल जलाली वाली कराम 41 टाइम एनर्जी बूस्ट करेगा। बुरसरतान कैंसर इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक, ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त आ चुका। ये वीक आपकी ख्वाहिशों से मुतल्लिका एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। जॉब और बिजनेस में एक नई शुरुआत, पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोहब्बत में कामयाबी लेकिन हासदीन भी मौजूद हैं। एजुकेशन में तलबा तालबात की एनर्जी सही नहीं है। हेल्थ थोड़ी सी बेहतर करने के लिए वॉक पे तवज्जो दीजिएगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं और फ़ायदा भी होगा। बड़ी तस्वीर की तरफ देखें, बड़ा सोचें, ये मून कहता है। और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 टाइम एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज असद वालों का ये हफ्ता कैसा? लियो बुर्ज असद वालों का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों का ये वीक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी का नज़र आता है। यहाँ पे आपके कामों में बहुत ज़बरदस्त बूस्ट रहेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नज़र आती हैं। जॉब और बिजनेस में ख्वाहिशें, खुशियाँ और ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी को महसूस करेंगे। मोहब्बत में भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ज़बरदस्त किस्म की। एजुकेशन भी बेहतरीन है। हेल्थ के मामलात बेहतरीन रहेंगे। क्या ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल भी कर सकते हैं। मून की एनर्जी मैसेज दे रही है कि आपकी एनर्जी, आपके मामलात में एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस रहेगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम पढ़ना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज सुमला, विर्गो बुर्ज सुमला इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर नज़र आता है, कामों में रुकावट नज़र आती है, कन्फ्यूजन नज़र आती है। और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए सी एंड वेट की पॉलिसी के ऊपर अमल कीजिएगा। जॉब और बिजनेस में पुराने काम होंगे, मौजूदा कामों में भी एक बूस्ट लग सकता है। और मोहब्बत में राब्ते ज़्यादा होंगे लेकिन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। और जनाब एजुकेशन बेहतरीन रहेगी, हेल्थ ज़बरदस्त रहेगी। ट्रैवलिंग की बात करें तो मौके के मुताबिक की जाएगी। और मून मैसेज दे रहा है कि आपके अज़म की जांच की जा रही है। और पढ़ने के लिए या अरहमर राहिमीन 41 टाइम एनर्जी बूस्ट करेगा। एयर साइन लिब्रा बुर्ज मिजान की बात करें तो लिब्रा वालों के लिए ये वीक एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। लिब्रा वालों के लिए इस वीक में चेंज। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो पुराने काम भी होंगे। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में नई अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस रहेंगी, एक नई शुरुआत है। और जनाब यहाँ पे बात करें एजुकेशन, जज्बाती और तालीम पे तवज्जो, अच्छी एनर्जी, हेल्थ बैलेंस कर रहे हैं, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और मून मैसेज दे रहा है खुदाई के सामने हथियार डाल दें, अपने आप को नॉर्मल रखें। और पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम पढ़ना आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों की इस वीक में स्टोरी ऑफ द वीक, कार्ड ऑफ द वीक, कामों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। आपने अपने मामला से मुतल्लिका कोशिश करनी है वक्त का ज़िया ना हो अपने आप से, और वो लोग जो आपको चीटिंग करते हैं उनसे बच के रहें। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बेहतरीन एनर्जी रहेगी। और मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत में राब्ते हैं बहुत पॉजिटिव आप फील कर सकते हैं। एजुकेशन नहीं सही, तालीमी मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ट्रैवलिंग मौके के मुताबिक की जा सकती है। मून कह रहा है नामुमकिन पर यकीन रखें
और सूरह फातिहा 11 टाइम पानी के ऊपर दम करके भी ना एनर्जी बूस्ट करेगा। बुर्ज कौस। सेजिटेरियस बुर्ज कौस, कार्ड ऑफ द वीक, बैलेंस है, मामलात में बेहतरी है, कोई एग्रीमेंट है, चीज़ों में बहुत पॉजिटिव चेंज है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। आप अपने अच्छा। कैरियर में बुर्ज कौस वाले डायरेक्ट चीज़ें करेंगे, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। वाह। मोहब्बत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फजूल में लड़ाई झगड़ा ओह। और बहस आपकी एनर्जी ख़राब करेगा। एजुकेशन ज़बरदस्त, हेल्थ बेहतरीन और ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। मून की एनर्जी है, एक नया आगाज़ हो रहा है और पढ़ने के लिए सूरह इखलास 21 टाइम एनर्जी बूस्ट होगी। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, कार्ड ऑफ द वीक, बड़ी तब्दीली, अचानक से तब्दीली। जॉब और बिजनेस में माली तौर पे अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और मोहब्बत में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन बेहतरीन रहेगी। एजुकेशन के साथ सेहत के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओह। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। मून कह रहा है कि मोहब्बत और प्यार के सिलसिलों में एक चेंज आएगा, पॉसिबिलिटी आएगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम एनर्जी बूस्ट रहेगी। और कामों में मदद के लिए आप लोग इस वीक में 23 तारीख को जो है वाइट कलर की किसी भी चीज़ का सदका देंगे तो कामयाबियां और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। जबरदस्त। इक्वेरियस वालों का ये हफ्ता कैसा? एक्वेरियस बुर्ज दिलो, कार्ड ऑफ द वीक, एक्वेरियस चेंज। अब किस तरह का चेंज रहेगा, यहाँ पे सेकंड का कुछ बड़ा करने की कोशिश और इसमें हो जाएंगे कामयाब। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में कामों में बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। कैरियर में एक अच्छी एनर्जी है। मोहब्बत में भी कामयाबियां हैं। एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे कुछ रात को देर तक जागना आपकी एनर्जी को खराब कर ये सकता आदत भी है। अच्छी नहीं। पाइसेस और का बता दें दाऊद साहब। पाइसेस वालों का कार्ड ऑफ द वीक, पाइसेस इस वीक में लड़ाई झगड़ा और बहस से बचें। कन्फ्यूजन थोड़ी सी चल रही है। जॉब और बिजनेस में कामयाबी है। मोहब्बत में बेहतरीन एनर्जी है। एजुकेशन ज़बरदस्त है और हेल्थ ख़राब हो सकती है। ट्रैवलिंग मौके के मुताबिक कर सकते हैं और मून तब्दीली की ज़रूरत है और आयत करीमा 41 मरतबा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। और अपने सारे सितारों का हाल अहवाल बता दिया कि जनाब क्या आपने करना है और किन चीज़ों से एहतियात जो है वो आपको बरतने की ज़रूरत है। अभी ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में जुमे के रोज़ एक ही घर से खातून और उनके 3 मासूम बच्चों की लाशें मिलने के अफसोसनाक वाक़े ने पूरे शहर को हिला दिया है। पुलिस के मुताबिक जाँबहक अफराद में 40 साला अलीना, 16 साला रेहान, 11 साला अर्शिया और 9 साला अरसल शामिल हैं, जिन्हें बज़ाहिर तो जहर देकर कत्ल किया गया। इस मामले पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने घर के सरबराह नासिर डोगर को हिरासत में लिया। उसके बयानात में वाज़ेह तज़ाद भी पाया गया है और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या हुई हैं। पुलिस ने मकतूला अलीना के अमरीका और कनाडा में मुकीम 2 बहनों के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं और उन्होंने अलीना के ज़हनी मुबतला होने की तस्दीक भी की है। तो इसी लर्ज़ाखेज़ वाक़े की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मिर्ज़ा रमज़ान बेग, बहुत शुक्रिया। रमज़ान, बताइएगा कि इस वक्त पुलिस तफ्तीश में क्या नई पेशरफ्त सामने आ सकी है? मुबैना कत्ल या खुदकुशी बारे क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो वेलेंशिया टाउन के इलाके में पेश आया था। ये कहना का इलाका था और वहाँ पर ही पुलिस की मदयत में ये एक FIR दर्ज हुई थी और वेलेंशिया टाउन की जो खातून थी वो 3 बच्चों की माँ थी और पुलिस ने हलाक होने वाली खातून जो अलीना की फैमिली के जो इब्तदाई बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। और गुज़श्ता रोज़ ये पुलिस ने बताया भी कि पुलिस ने अमेरिका और कनाडा में ये मुकीम अलीना की 2 बहनों के बयान जो हैं वो भी कलमबंद किए हैं और पुलिस ने बयानात बाज़रिया टेलीफोन जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। और बयानात में ये चीज़ें सामने आई हैं कि दोनों बहनों ने अलीना के ज़हनी मर्द की जो है वो तस्दीक की कि उनका जो है ज़हन ठीक नहीं था और अलीना ने पाकिस्तान जाने से कबल भी बताया कि उसकी तबीयत अब बहुत बेहतर है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स था क्योंकि उनकी बहनों ने जो इब्तदाई बयान दिया उसमें वो ठीक नहीं थी और लीना ने बताया कि तबीयत बेहतर होने की वजह से वो मेडिसिन कम कर दी गई थी जब वो वहाँ पर मुकीम थी और लीना की बहनें पाकिस्तान आई तो दोबारा उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस राय का अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई, जो आइसक्रीम में जो है ना जहर डाला गया जिससे जो है बच्चों की और उसने खुद में मुबैना तौर पर जो है ना वो आइसक्रीम खाई जिससे 4 हलाकतें हुई जिनमें 3 बच्चे और उनकी जो वालदा शामिल हैं।
तो पुलिस ने अभी तक उनके वालिद को जी रमज़ान, हिरासत बिल्कुल में वालिद लिया को हुआ है। हिरासत में लिया हुआ है और बताया जा रहा है कि जो घर का सरबराह नासिर डोगर, उसके बयानात में तज़ाद था। किस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसकी जानिब से रिकॉर्ड करवाई गई? जी बिल्कुल जी, उनकी जानब से, जो नासिर की जानब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई, उन्होंने कहा कि जी मैं ग्रोसरी लेने के लिए बाहर गया था और 1 घंटे के वक्फे के बाद जब मैं आया तो 3 बच्चे जो है मेरे वो फौत हो चुके हुए थे। वो भी जो हमसाई थे उसने छत से देखा कि इनके जो सेहन में ना बड़े शापरों में 3 बच्चों की जो लाशें अलग अलग ही वो पड़ी हुई, और उन्होंने देख के फिर फौरी तौर पे इत्तला दी, जिस पर जो मौका पर पुलिस भी पहुंच गई और उन्होंने लिफाफे खोले तो अंदर तीनों बच्चों की लाशें थी। और नासिर ने ये बयान दिया कि ये जो मेरी बीवी है अलीना, इसने खिलाया आइसक्रीम में ना जहर डालकर। अच्छा। वो पुलिस ने मौके से जो नमूने इकट्ठे किए हैं वो फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए हैं, और वहां पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी डाउटफुल है पुलिस को कि नासिर भी कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं, इस हवाले से भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है, मुख्तलिफ एंगलों से की जा रही है। देखिए इसमें एक बड़ा मैं पॉइंट आपको बताऊं जैर, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, देखें 1 जुलाई को नासिर फैमिली के साथ पाकिस्तान आता है ठीक। और इसी मंथ की 27 जुलाई को उसकी वापसी भी है अमेरिका में। ओके। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक सवाल ये है कि अगर आप 1 जुलाई को यहाँ पे आए हैं और 27 दिन के लिए आपने मकान रेंट पे लिया है, जबकि उसका भाई, बहनें और रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, वो तो उनकी तरफ भी रहाइश रख सकते थे 27 दिन के लिए, जी। लेकिन उन्होंने मकान ही क्यों किराए पे लिया 27 दिन के लिए? ये भी एक पुलिस के लिए सवाल बना हो हुआ सकता है। है रमज़ान, क्या अच्छा है हमें ये इसमें भी रीजन बताएं क्या थी? कि बहुत सारे सवालात और भी पैदा होते हैं कि ये भी बताएं किस किस्म का जहर था जो कि खिलाया गया बच्चों को, और ये भी पता लगाया गया, ट्रेस किया गया कि ये हासिल कहाँ से किया गया था? बिल्कुल जी, ये ना एक रोज पहले इसकी जो बीवी अलीना है वो अपनी सहेली के हमरा लेक सिटी गई है, वहां पर अपने बच्चों के हमरा वो एक दिन उसने रहाइश रखी थी और दूसरे दिन वो वापस आई। अब अच्छा। पुलिस को शक ये भी है कहीं वहां से ना इसने ले लिया, और इसकी जो सहेली है जो वहां पर रहती है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि आखिर जब ये आपके पास रहाइश पजीर हुई है तो उस वक्त इसने आपसे तो नहीं मंगवाया। ये पुलिस ने चेक करना शुरू कर दिया है और उसको शामिल तफ्तीश भी उसकी सहेली को किया है। और जो मजीद हकायक है, जाहिर सी बात है जब वो फ्रांसिक की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जी। मजीद हकायक को आगे भी बढ़ाया जाएगा और देखा भी जाएगा। और दूसरी इसमें एक और मैं आपको बात बताता चलूं, जो आइसक्रीम के करीब जो चीजें मिली हैं उसमें चूहे मार कैप्सूल के खोल भी मिले हैं। अच्छा। ये पुलिस ने इसकी तस्दीक की है और जहर के नमूने भी मिले हैं, केमिकल टाइप था वो वहां पर मौजूद, जो पुलिस ने फौरी तौर पर कब्जे में लेके वो फ्रांसिक के लिए बिल्कुल ठीक है। भिजवाया। फॉरेंसिक यहाँ तक कि रिपोर्ट्स का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है और उसके बाद ही जो मज़ीद तफ्तीश है उसका दायरा कार वसी होगा। बहुत शुक्रिया रमज़ान बेग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या जो है ये पेश आया। अब देखते हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कब हतमी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जनाब और जो मुल्ज़िमान है उनका तयन भी हो सके, और जो घर का सरबराह है वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है क्योंकि उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं उसके अंदर तजाद पाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले के अंदर भी जो है वो इंसाफ हो। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। पाकिस्तान की वफाकी आइनी अदालत ने नाबालिग बच्चों, ज़ईफ़ अफराद और पर्दा नशीन ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तारीख़ी फ़ैसला जारी किया है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तहरीर करदा ये 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला वाज़े करता है कि कम उम्र बच्चों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर मुकदमात के फ़ैसले नहीं किए जाएंगे। हर ऐसे केस में अदालत की जानिब से एक ऐसे गैर जानिबदार सरपरस्त की तकर्रुरी लाजमी होगी जिसका अपना कोई ज़ाती मफाद ना हो। इस तारीखी फ़ैसले के असरात का जायज़ा लेने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में मारूफ माहिर कानून एडवोकेट चौधरी नसीर अहमद कम्बो साहब ने। बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपके वक्त का। कहिएगा कि ये जो वफाकी आइनी अदालत ने नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की और तकर्री लाजमी करार दी, वो भी गैर जानिबदार, कानून की नज़र से इस फैसले की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या असरात होंगे और निचली अदालतों पर कितना अमल दरामद करना आसान होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। वफाकी आइनी अदालत का ये जो फ़ैसला है, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस
जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है उनका तहरीर करदा है, 3 रुकनी बेंच का ये फैसला है। और इसमें जो है वो नाबालिग बच्चे और पर्दा नशीन लेडीज़ और ज़ईफ़ या डिसेबिलिटी वाले जो लीगल डिसेबिलिटी में लोग हैं उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बाबत ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। और इसमें बड़ी वाज़ेह हदायत और डायरेक्शंस भी सिविल कोर्ट्स को या रेवेन्यू कोर्ट्स को जहाँ पे इन जो है वल्नरेबल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी के ये जो सेगमेंट हैं उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली ये मामला ये था कि एक सिविल केस दायर हुआ सिविल कोर्ट में, जिसमें दावा दायर किया मुद्दईयान ने और जिनके ख़िलाफ़ दायर किया उनमें से एक मुद्दा है जो कि वालदा थी, उसके अलावा सारे जो थे वो नाबालगान थे। अच्छा, तो अब वालदा ने जो है वो राज़ीनामे पे जो है वो केस का फ़ैसला करवा दिया और एक डिग्री पास हो गई, लेकिन बाद में वालदा ने ही उसी ट्रायल कोर्ट में उस डिग्री को मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दे दी कि ये मैं एक तो ये वहाँ पे जो नाबालगान की हद तक उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून में पैरामीटर दिए गए हैं, जो कि किसी भी नाबालगान के ख़िलाफ़ केस होता है या वो करते हैं तो उनका जो है वो गार्डियन मुकर्रर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर उनके ख़िलाफ़ ना केस हो सकता है ना किया जा सकता है। इसी तरह खातून ने यह अलर्ज किया कि मैं एक इलिटरेट घरेलू खातून हूँ, पर्दा नशीन लेडी हूँ, मुझे वो सीक्वेंस या वो जो मुझे जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो मैं उससे आगाह नहीं थी और मुझसे फ्रॉड से चीटिंग से जो है बयान कंप्रोमाइज़ करके ये फ़ैसला दिलवाया गया है। तो जो वो एक दरख्वास्त दी गई थी उसी अदालत में, वो ट्रायल कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज फरमा दी, जिसकी बाबत अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में हुई, जो रिवीजन हुई। तो रिवीजनल कोर्ट ने उसके मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए मैटर रिमांड कर दिया और रिमांड करने के बाद ट्रायल कोर्ट को ये अहकामात दिए कि फ़ैसला जो है मेरिट पे नए सिरे से किया जाए फरीकान को सुनने के बाद। और फिर उसके बाद जो जिसके हक में फ़ैसला था वो फरीकान लाहौर हाई कोर्ट में आ गया रेट पटिशन की सूरत में और उसने वो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बहाल कर दिया। जो मामला वफाकी आइनी अदालत में जो है वो चला गया, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फैसला फरमाया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ वफाकी आइनी अदालत ने ये फरमाया कि जब भी कोई केस किसी अदालत में आता है, सिविल केस है, तो वो सबसे पहले जब केस में मुद्दईयान या मुद्दा अलैहान की तरफ से कोई नाबालिग है तो फौरन वहाँ पे ऑर्डर 32 जो है रूल 2, 3, 4, 7 जो है उनका इतलाक होता है कि प्रोसीडिंग। सब ये भी बताइएगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला कलअदम करार दिया है उसके पीछे कौन से बुनियादी आइनी या कानूनी हुक्म थे जिन्हें हाई कोर्ट के अंदर नजरअंदाज किया गया? देखिए, मुअज़्ज़ज़ वफाकी आइनी अदालत ने सबसे पहले तो ये फरमाया कि सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 32 जो है उसकी वाज़ेह कमांड है कि जब भी किसी नाबालिग की तरफ से या नाबालिग के खिलाफ केस दायर हो तो सबसे पहले जो है अदालत की जो ड्यूटी है वो नाबालिगान का जो है गैर मतनाज़ा या गैर जानबदार जो है वो गार्डियन मुकर्रर होना ज़रूरी है। और इस केस में जो था नाबालिगान की तरफ से गार्डियन मुकर्रर करने की तरफ कोई दरख्वास्त नहीं आई और बगैर गार्डियन मुकर्रर किए ऑर्डर 32 की जो कमांड है उसको फॉलो किए बगैर स्टेटमेंट या राजीनामा होके जो है वो दावे का केस का फैसला हुआ। और दूसरा अदालत ने यह भी फरमाया कि ऑर्डर 32 रूल 7 में ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट की लीव जो है मतलब गार्डियन मुकर्रर भी हो जाए तो इसके बावजूद भी गार्डियन ने जो भी स्टेटमेंट देनी है अदालत की इजाज़त से देनी है, तो यहाँ तो गार्डियन मुकर्रर ही नहीं हुआ। और दूसरा अदालत ने फरमाया कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह है, उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई नाबालिगान जो हैं उनकी ज़ात का या जायदाद का मामला हो या उनके कोई प्रॉपर्टी राइट्स का मामला हो तो उनका गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। यहाँ तक भी फरमाया नसीर साहब, इसी पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि अदालत ने ये जो शर्त रखी है कि सरपरस्त ऐसा हो जिसका अपना कोई ज़ाती मफाद ना हो, गैर जानिबदार हो। अब अगर हम देख लें तो जो जायदाद के मामलात हैं, तनाज़ात हैं, इसमें ऐसे गैर जानिबदार शख्स का इंतखाब किस तरह से मुमकिन हो सकता है, इस बारे में भी रहनुमाई कर। देखिए, अदालतें मुअज़्ज़ज़ अदालतें जब गार्डियन का मामला आता है यूजुअली उसी वक्त होता है कि जब पेरेंट्स में आपस में या तो तलाक हो जाती है या दोनों में से किसी की वफात हो जाती है, तो अगरचे वालिद या वालदा में से कोई एक नेचुरल गार्डियन तो होता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रॉपर्टी है या उनकी ज़ात है, कल को बच्चों ने स्कूल में दाखिल होना है, पासपोर्ट बनना है, ID कार्ड बनना है,
तो गार्डियन ज़रूरी है। तो वो गार्डियन जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है वो पिटीशन दायर करके वो गार्डियन मुकर्रर होता है। और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में ही बताया गया है कि वो कौन से सर्कमस्टांस हैं। सेक्शन 17 बताता है कि किन चीज़ों को देखते हुए अदालत गार्डियन मुकर्रर करती है। एक तो गार्डियन का देखा जाता है जिसको मुकर्रर करना है, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका माइनर के साथ रिलेशन क्या है, या जो पेरेंट्स थे उनकी कोई नसीहत है कि हमारी गैर मौजूदगी में इसको गार्डियन होना चाहिए, या गार्डियन जो है उसका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो जो कोई ऐसी चीज़ जो कि माइनर के मफाद के कंट्राडिक्टरी तो नहीं है। प्योर जब कोई गार्डियन मुकर्रर होता है तो वो सिर्फ माइनर की वेलफेयर के लिए होता है, और माइनर के अगर जो कोई एसेट्स हैं उनकी जो है वो देखभाल के लिए होता है। और उस वक्त तक किसी को गार्डियन मुकर्रर करके माइनर के एसेट्स जो है उसके हवाले किए जाते हैं ताकि हक तलफी का कोई अंसर जो है ना वो हो, बाकी ना रहे। बिल्कुल ठीक है कमर साहब। फैसले में ये भी कहा गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की मिल्कियत के जो तनाज़े में अब गैर ज़रूरी उजलत जो है वो नहीं की जाएगी। क्या इस शर्त से जो केसेस हैं जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, डेट्स ले ली जाती हैं, वो अब ऐसा नहीं हो पाएगा? देखें जी, बच्चों हमारे आइन में बड़ा वाज़े है, प्रीएम्बल जो है उसमें भी है कि आइन पाकिस्तान जो है वो शहरियों के फंडामेंटल राइट्स या जो है सोशल जस्टिस या जो है वो प्रोटेक्शन, उसका बड़ा जो है वो कमांड दी गई है। लेकिन जो माशरे के वीकेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं, वल्नरेबल एस्पेक्ट है, जैसे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, अकलियतें हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, डिसेबल हैं, तो इन सब के लिए अदालतें जो हैं, जब मामलात अदालतों में आते हैं तो आइन की बड़ी वाज़ेह कमांड है कि मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो फिर वहाँ पे खामोश नहीं रह सकती कि अगर वहाँ पे कोई ज़्यादती हो रही है तो वो नहीं हो सकती। वहाँ पे अदालत जो है, अदालत का चेक एंड बैलेंस है वहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 भी यही कहता है कि जब किसी कोई लीगल डिसेबिलिटी में है या कोई नाबालिग है तो उसके मफाद की हद तक तो कोई भी गार्डियन जो है वो स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन उसके मफाद के एडवर्स स्टेटमेंट नहीं दे सकती, उनके वेलफेयर की हद तक दिया जा सकता है। लेकिन उनका मफाद अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ऐसी स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है। लास्टली ये भी बता दें कि इस फैसले के बाद जो माजी में सिविल कोर्ट्स या फिर रेवेन्यू हुकाम की जानिब से जो मशकूक या समझौतों और जो जिस भी तरह से जो भी सेटलमेंट हम कह लें कि की गई होगी, क्या उनको दोबारा से अदालतों में लाया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है इस फैसले के बाद? देखें जी, होता यह है कि जो भी इस फैसले में डायरेक्शंस भी दी गई हैं नीचे, जो मुतल्लिका महकमे हैं या अदालतें हैं या रेवेन्यू कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स हैं, कि जब नाबालिगान के मामलात आपके सामने आए या ख़वातीन पर्दानशीन लेडीज़ के मामलात सामने आए, तो उनके चाहे वो विरासत के मामलात हैं, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स के मामलात हैं, तो उनको देखते हुए आपने ऑर्डर 32 जो है उसको ऑब्जर्व करना है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का सेक्शन 29 है उसको ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद पर्दानशीन लेडी जो है उसको अगर वो कानून इजाज़त देता है कि सेक्शन 75 CPC जो है वो कहता है कि पर्दानशीन लेडी जो है जो कि माशरे में नहीं आती, कल्चर कस्टम वाइज जो है वो पर्दा करती है, या वो सादा है या वो इलिटरेट है, वो माशरे के रमूज़ो अकाब नहीं जानती, कि तो उसके लिए ज़रूरी है फिर जिसने पर्दानशीन लेडी से कोई ट्रांजैक्शन की है तो वो बेनिफिशरी जो है वो साबित करेगा कि ये बिल्कुल फ्री विल से थी, कानून के मुताबिक थी। अगर वो कहती है कि मुझे प्रॉपर नहीं बताया गया, यहाँ तक भी अदालतें फरमाती हैं कि पर्दानशीन लेडी की जो स्टेटमेंट जब होती है उसको प्रॉपर वकील उसके साथ हो, उस स्टेटमेंट को उसको कॉन्सिक्वेंसेस अदालत बताए। SOPs भी हैं जो कि अदालत की जानिब से मुकर्रर किए गए। बहुत शुक्रिया आपका, वो साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बिल्कुल जी, वफाकी आईनी अदालत का ये फैसला जो है बड़ा ज़बरदस्त है और जो नाबालिग हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और आज जो हम टॉपिक जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो तशवीशनाक भी है और सोचने का मकाम भी है कि आखिर ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान की सबसे मोतबर समझी जाने वाली नौकरी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS और वफाकी सरकारी मुलाजमतों के हवाले से एक बड़ा ही अजीब रुझान सामने आया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हालिया आदाद-ओ-शुमार हैं उन पर नज़र डालें तो गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान CSS के इम्तिहान में रजिस्ट्रेशन कराने वालों में उम्मीदवारों की तादाद में तकरीबन आप समझें कि निस्फ के करीब जो कमी है वो देखी गई है। 2022 में हम ये नंबर्स उठाकर देखते हैं तो ये 35,000 से ज़्यादा थे और अब अगर मौजूदा हालात में देखें तो ये तादाद जनाब 18,000 है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आम भर्तियों के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद है, उसमें भी 2 साल के अंदर 55% से ज़्यादा की नुमाया कमी आई है। तो सोचने का मकाम ये है कि जनाब आखिर वजह क्या बनी है कि ऐसी शानदार जो नौकरी हैं उस पर नौजवान जो है वो शायद जाना नहीं चाहते, उन महकमों में नहीं जाना चाहते, ज्वाइन नहीं करना चाहते। वजह क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद है सेक्रेटरी कमिश्नर पंजाब हुकूमत राय मंजूर नासिर साहब। बहुत शुक्रिया राय मंजूर साहब आपके वक्त का। सर बताएं, माशाल्लाह आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ऐसी ऐसी जगह पे आपने सर्व किया है, ये क्या वजह है कि हमारा नौजवान जो है वो CSS करना नहीं चाहता, या जो पासिंग रेशियो है वो बड़ी कम है, उसको देख के कोई मायूस है, नाउमीदी है, क्या वजह है? देखिए फैक्टर्स इसके कई हो सकते हैं। जो 2-3 आपने गिनवाए हैं बड़े इंपॉर्टेंट वही हैं कि एक तो देखिए ना, सीटें बहरहाल वही हैं, 150, 200, 250 इतनी सीट है, पूरा पाकिस्तान है। 25 करोड़ की आबादी में से आप सोचें ना कि मतलब 30-35 हज़ार बंदा दरख्वास्त देता है, 15,000 भी दे तो 15,000 को आप देखें ना, स्क्वीज़ करें तो 15,000 का 1% हो गया 150, एम आई राइट? तो 1%, 1.5%, 2.5%, 2.25%, तकरीबन 1.5-2% लोग सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, एक तो जाहिर सी बात है कि बाकी उन्हें रिजेक्ट होना ही होना है ना, बेशक वो 70% नंबर ले लें, यानी कोई ऐसा तो नहीं ना जिसके इतने आ जाएंगे लाइक मैट्रिक, FA, MA के वो पास हो जाएगा। यहाँ तो ये है कि जी इतनी सीटें हैं जो उसके मेरिट टच करेगा वो सिलेक्शन होगी, नीचे वाला जितने मर्जी नंबर ले लें वो फेल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, ये फिगर्स तो अब्बासी साहब ने लिए हैं FPSC, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि एकेडमी हर मोहल्ले में अब खुलना शुरू हो गई है। मतलब है जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि चिन्योट की एक तहसील में CSS की एकेडमी खुली हुई है। अच्छा, मतलब चिन्योट एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, फिर चिन्योट की आगे वो तहसील, तीनों तहसीलों में सबसे रिमोट वो है, वहाँ भी एक CSS की एकेडमी जो है खुल गई है। ऑनलाइन इतना काम चल गया है कि मतलब हज़ारों लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि आखिर में CSS के जो आखिरी 3-4 दिन होते हैं ना एप्लीकेशन देने के, अच्छा उसमें भी होता है कि चलो यार अभी हमारे पास एज पड़ी हुई है, देखें ना, से यू आर 21, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 9 साल आपके पास हैं, जबकि चांस आपके पास हैं 3 चांस। तो वो ये है कि आपने कहा चले अगले साल दे देते हैं। अच्छा, अगर ये हो ना कि ये एप्लीकेशन देंगे तो आपका चांस गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने दरखास्त दी, आप अपीयर नहीं होते तो आपके चांस नहीं गिना गया, वो सिर्फ उनको बेनिफिट हो गया, चले आपने 1200-1500 रुपए जमा करा दिया और इतना लंबा चौड़ा फॉर्म पुर किया। अगर ये हो जाए ना कि जो दरखास्त देगा वो लाजमी, लेकिन इस सारे को आप समेटे भी सही तो भाईजान 14-15 हज़ार बंदे में से 150-200 बंदे का सिलेक्ट होना जी, ये एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अच्छा, बाकी ये कोई नहीं कि नौजवानों की दिलचस्पी, नौजवान बेचारे तो सिपाही के लिए मर रहे हैं। आप ऐसे करें, एक ये माली की दरखास्त आई, पोजीशन आई चंद साल पहले PHA में। अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं या लिखना भूल गया या वैसे ही उन्होंने कहा कि चलें वो जेंडर नहीं लिखा, एक लड़की ने उसमें अप्लाई किया बाकी हज़ारों लोगों के अलावा, एंड शी वाज MSc फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी। आप एक कांस्टेबल की क्लर्क की सीट सर देखें, उस पे 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार बंदा अपीयर हो रहा है। ये आप देखते हैं ना मीडिया पे, आप तो हर वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर है और पाकिस्तान पे नजर है। अच्छा, एक छोटी सी जॉब के लिए ग्रेड 5 के लिए, अच्छा इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है CSS PMS के लिए? ग्रेजुएशन सर, मास्टर डिग्री होल्डर, डबल MA, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए बेचारे नौकरी तो है ही कोई नहीं। तो यानी सर रीज़न यही है कि वो जो अब सीट्स इतनी हैं तो फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा नंबर उनमें आता है या नहीं आता। और वो जिनकी तैयारी अच्छी होती है फिर ऑब्वियसली वही कॉन्फिडेंट होते हैं। आजकल आपका डॉक्टर्स के साथ भी बड़ा पाला पड़ा है, तो डॉक्टर्स भी जो है ये सर्विस बड़ी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ का तो हमने इंटरव्यू भी किया है जिन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशंस भी ली हैं। डॉक्टर्स अपना पेशा इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, वो छोड़ के CSS की तरफ क्यों आ रहे हैं? देखिए ना, हर बंदा जो है ना वो बेहतरी की तरफ आता है, कोई भी शख्स है। लेकिन ना मेरी एक पोस्टिंग है, मतलब आप ये देखें ना टीवी के लोग स्विच करते रहते हैं, क्यों स्विच करते हैं? वही स्टूडियो है, वही कैमरे हैं, अच्छा पैकेज है ना, जहाँ पे अच्छा पैकेज मिलेगा, इंसान की फितरत है वो वहाँ पे जाएगा। लोग अमेरिका जाते हैं, ब्राजील जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे पैसे, पैकेज भी, पावर भी, सब कुछ शामिल है पैकेज के अंदर, पैकेज में शामिल है। आप सही कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ना, डॉक्टर के पास गाड़ी कोई नहीं है, डॉक्टर ने पहले दिन आना है, गाड़ी कोई नहीं उसके पास। फर्स्ट तो एक कन्वेंस होना, फिर ड्राइवर होना, फिर नीली बत्ती होना, फिर पुलिस का गनमैन होना। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज भी 2019 से बहुत अच्छी हो गई हैं, यानी बहुत ही अच्छी हो गई हैं। ठीक। अच्छा, एक कैटेगरी है जो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो जिन लोगों ने ज़िंदगी में, चंद लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने टिका के करप्शन की है। अच्छा, अब उन्होंने संभालना है उस करप्शन को, तो उन्होंने कहा यार अगर बेटा भी आएगा, अब देखिए ना मेरी एक लिमिटेड सैलरी है, जितनी भी अच्छी हो, चंद लाख ही है ना,
अच्छा, मैं अगर कोई अरबपति बन जाता हूँ तो सवाल तो पैदा होगा कि भाई साहब ये लाखों में आपने खाया पिया और अरबों कहाँ से आए। अब वो जो ने अरबों कमाए उनका नहीं जी बेटे मेरे का तो रुझान ही नहीं, तो वो तो करना ही नहीं चाहता, भाई खाया पिया रहा सारी जिंदगी उसी घर में जी। अच्छा रुझान क्यों नहीं बन रहा? और अगर इतनी बुरी नौकरी थी तो 35-36 साल बाद आपको समझ आया। देखे ना, अभी आप फॉर एग्जाम्पल आपको 3 साल हुए और आप समझते इट्स नॉट अ गुड करियर, तो आप चेंज कर लेंगे ना। ये तो नहीं ना कि आप 60 साल की उम्र में आप कहेंगे नहीं यार ये काम तो ठीक नहीं था लेकिन मैं करता बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने उसको वाइट मनी करने के लिए मतलब एक सेगमेंट बता रहा हूँ हमारे अपने में से ही, उन्होंने फिर बेटों को किसी को कहा जी आप बिजनेस कर लें, बेटा क्या करता है जी वो आईटी का, वो ऐसा बिजनेस बताएंगे आपको समझ ही नहीं आएगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट को अलग बात है, वो सर उन्होंने पैसा बताना है कि भाई मैंने नहीं कमाया, वो मेरे 22 साल के बेटे ने 25 करोड़ 30 करोड़ इतने करोड़। अच्छा, वो दफ्तर भी ऐसे बताएंगे यानी 5-7 मिनट तक आपको समझ नहीं आएगी कि ये कारोबार है क्या। अच्छा, तो अल्टीमेटली भाईजान देखिए ना, CSS PMS एक ड्रीम है लोगों का पाकिस्तान में। बेशक, मतलब आप 19 ग्रेड वालों को कहें ना अभी 19 ग्रेड आप छोड़ के ये 17 में आए तो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स रहें, इंजीनियर्स रहें, प्रोफेसर्स, तो उनको भी आप गाड़ियां दें, उनको भी फैसिलिटीज दें, उनकी भी मुआशरे में इतनी इज्जत लंबी हो। ड्यूटियां उनसे ना लें, 150-200 मरीज उनसे ना डील करवाएं आप। नहीं, ड्यूटी खैर ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा है। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी नाकाम हुई है अपने आप को बताने में। मतलब ये बहुत सारे अच्छे काम है। मैं आजकल पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को हेड कर रहा हूँ, हम बगैर सूद के कर्जे देते हैं, लेकिन किसी बंदे को पता ही नहीं। मैं जिस बंदे से पूछता हूँ कहते हैं मैंने तो पहली दफा सुना है। और इदारे को बने 34 साल हो गए, डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह सबको। राय साहब, ये यकीनन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी हम एक सेशन रखेंगे अलग और से। आपसे बिल्कुल मैंने जानेंगे। फूड फॉर थॉट दिया आपको। जी, ये कर्टन रेजर है जो आपने जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। हमें ये भी बताएं सर, एट दी एंड आके मसला आता है जी अंग्रेजी के इम्तिहान का। नौजवान कहते हैं कि ये तो जो अंग्रेजी है जो हमसे पूछ लिया जाता है, पंक्चुएशन ये वो इडियम्स, वो कहते हैं कि ये तो शायद गोरा भी ना पास कर सके जो हमसे पूछ लिया जाता है। क्या वाकई इतना मुश्किल होता है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ना, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ और मैं प्रॉब्ली आई एम द ओनली ब्यूरोक्रेट जो ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ, और मैं हाजिर सर्विस होकर मुतालबा करता आ रहा हूँ और इसको बिल्कुल मैं कहता हूँ। पहले मैं कहता था सिर्फ उर्दू में करें। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया कि उर्दू इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। अब देखे ना, चलिए आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, ये भी कोई बुराई नहीं। आगे ट्रेनिंग में जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है उनको आप उर्दू सिखा दें, और जिनको उर्दू आती है उनको आप इंग्लिश। 2.5 साल आपने ट्रेन करना है ना, अच्छी तजवीज़ ये होना चाहिए टैलेंट हंट। अच्छा, अब देखिए ना, सारा दिन मतलब एकेडमी में ये हमारे बेचारे जाते हैं जो तैयारियां करें, वो कहते हैं नहीं कोर्ट इधर करें, भाई ये बटन आपने बंद कर लिया फेल हो जाएंगे, ये बंद करें। भाई हर एक के अपना आपने बटन खोला है, मैंने बंद करिए, कौन तो फर्ज कर मेरी टाई इधर हो जाती है तो क्या मेरा कल कम हो जाएगा? अच्छा, फिर हमने डील किससे करना है? या तो वो ना कि कोई डिप्लोमेटिक कोर है, चले फॉरेन सर्विस की समझ आती है ना, बैठना कैसे है, चम्मच कांटा। हमने डील करना है आम बंदे के साथ। देखा ना, एसी पुलिस वाला दूसरा तीसरा सारे का काम क्या है सर? पब्लिक के साथ डील करना है ना। उनको पसीना आया, वो बंदा आता है बेचारों से, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक जगह पे था, एक बंदा आया गुजरात, चादर उससे बंदी, मैं कि जी बाबा जी दसो तोड़ा की मसला है। अब जमीन का मसला है, यानी मैं जमीन को डील कर, वो कहता है पुत्र सवेरे आया उत्थे बस कोई नहीं सी। अब इसको यहाँ से मसला शुरू होना है ना कि अड्डे पे बस नहीं थी, किसी ने कहना ये सवेरे उठे मोटर खराब थी। तो वी आर डीलिंग विद द पब्लिक। हमें तो सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, और ये अंग्रेजी आप पढ़ाएं टैलेंटेड लोग लेके एकेडमी में उनको। जो आप कहते हैं ना घर से पढ़ के आए, ये गलत है। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की जरूरत है इसमें सर। टैलेंटेड किसी ना किसी लेवल पे। टैलेंटेड सर बंदा होगा, वो कोई सोल्यूशन निकालेगा ना। देखिए इस गरीब, लोग कहते हैं गरीब मुल्क है, मैं कहता हूँ गरीब नहीं है, ये मकरूज मुल्क है भाई। गरीब तो ना जिसकी आई चलाई चल रही है, मेरी 25,000 तनख्वाह है, मैं गुजर बसर कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर आप अपनी सारी एसेट बेचते हैं तो क्या कर्जा आपको उतर सकता है? मतलब ये आप बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। राय साहब, हमें ये भी बता दें कि ब्यूरोक्रेसी पर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है, जिस तरह आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अपना बता ही नहीं सकी कि काम वो क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो ये भी बताएं कि लोग तो कहते हैं कि ये मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान के। देखें हालात पे नज़र डालें तो इस निज़ाम में आप क्या समझते हैं कामयाब होने वाले जो अफसरान हैं उन्हें क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? वैसे आजकल वाले तो टिकटॉक पे ज़्यादा जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं सही तो वो क्या उन्हें पब्लिक को इस तरह से सर्व करना चाहिए कि ताकि वो एक जगह से अगर स्टेशन से कहीं और भी ट्रांसफ़र हो गए हैं तो लोगों के जहनों में रहे कि यार कोई बंदा आया था, कोई अफसर आया था जिसने वाकई खिदमत की थी हकीकी मानों में। अच्छा, टिकटॉक की भी ना 2 किस्में हैं जी। एक तो ये है कि चलें एक बंदे ने कोई काम किया, मतलब जाके चलें दुकानें ही चेक की तो उसने कहा टिकटॉक बना लें। एक बेशर्मी वाला टिकटॉक है। अच्छा, वो कौन सा? बेशर्मी वाला टिकटॉक ये है कि एक अफसर साहब उतरे हैं गाड़ी से और वो जा रहे हैं और पीछे गाना लगा हुआ है, यानी उसके पास कोई करने की दिखाने की शय ही नहीं है। आप सोचे ना, ये तो कोई मतलब थर्ड क्लास सिटीजन क्या मैं बात करूं। अच्छा, ब्यूरोक्रेट को ये करना चाहिए। देखिए ब्यूरोक्रेसी का दायरा तो है लिमिटेड, बेसिकली पॉलिसी बनानी है सियासतदानों ने।
देखें ना, इस वक्त मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी नहीं है, मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है। ग्रेड 18 से ऊपर जितने भी सरकारी मुलाजिम है, चीफ सेक्रेटरी 18 ग्रेड तक है या सेक्रेटरी 18 ग्रेड तक है। सही। फिर सेक्रेटरीज की पोस्टें ट्रांसफर, कमिश्नर, डीसी, एसपी, आरपीओ सब पॉलिटिशियंस लगाते हैं, क्योंकि पावर उनके पास है ना, इख्तियार लिखा हुआ है कि ये चीफ मिनिस्टर की पावर है। देखिए ना, वो जिधर लगाएंगे उधर लोग लग जाएंगे। असल में देखिए मसाइल इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बैठ के ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने की जरूरत है। हमारा प्लानिंग पार्ट ओवरऑल शुरू से कमजोर रहा है, मतलब फायर फाइटिंग है जी। सारे लोग 12 घंटे। अब देखिए ना, उस्मान बुज़दार इंतहाई फजूल आदमी था, मतलब अच्छा। मैं उसकी 10 चीजें आपको बता सकता हूँ कि बिल्कुल, लेकिन वो काम 14 घंटे का था। इतना गुस्सा क्यों उस्मान बुज़दार? गुस्सा इसलिए ना कि उसने सूबे को बहुत ही तबाह बर्बाद किया अच्छा। है। लेकिन मैं जो पॉइंट देना चाह रहा हूँ वो ये है कि 14 घंटे वो भी काम करता था। हाँ। यानी ये नहीं कि वो सोए रहता था, मतलब मीटिंग डिपेंड करता है प्रोडक्टिव काम कितना कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, मीटिंग दर मीटिंग ये सिस्टम ऐसा फंसा हुआ सिस्टम है ना। आप देखिए ना, आप गवर्नमेंट हैं, मैं गवर्नमेंट का एक इदारा हूँ, हुकूमत है, मैं स्कूल हूँ, मेरी बिजली कट गई, किसने काटी? आपने। पैसे किसको देने थे? आपने। आपको मैंने। मुझे किसने देने थे? आपने। यानी ये अब साइकिल समझ आ गया। यानी सरकारी दफ्तर की बिजली काटनी है, वापडा ने, लेस्को ने काट दी। अच्छा, लेस्को क्या है? गवर्नमेंट। मैं क्या हूँ? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट समझे माँ है, एक बच्चे को पैसे नहीं आ रहे, तो ये सिस्टम फंसा हुआ है। इसको बैठ के सोच के समझ के सिस्टम की मिसाल ऐसे ही है कि पानी गीला है। हाँ जी, पानी गीला है, बिल्कुल। ये सिस्टम सर सारा ना दोबारा से बनाने वाला है। देखिए ना, एसी डीसी के बस में, अब देखिए ना, एसी का ये है, आपने लिख दिया पटवारी उसी तहसील से होगा, ये लॉ में लिखा हुआ, एसी लॉ तो नहीं बदल सकता। सही। वो मैक्सिमम पटवारी को एक गांव से दूसरे में कर देगा। हाँ। यानी आप उसके वो निजाम नहीं बदलेगा, चेहरे ही बदलते रहेंगे। सर उसके पास हल नहीं है ना। हल नहीं है। हल सर है पंजाब असम्बली में, हल है नेशनल असम्बली में। अब देखे ना, फौज का जवान सियाचिन भी जाता है, वो भी सिपाही होता है ना बेचारा, कराची भी जाता है, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में। सही। अच्छा, हमारा अब ये माफिया बन गया है कि ये तहसील में रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। वो आप बिलीव कर लें कि वो जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो अफसरों से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राय साहब, आप सही कह रहे हैं। और हकाइक जो है वो अंदर के आप बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको इस्तेदाद दे। आप इसी तरह बहुत शुक्रिया राय साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही, और यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका मेन रोल है, उन्हें पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरह से बनानी चाहिए कि वो हकीकी मानों में आवाम को सर्व कर सकें। और जो ये हमारे सुपीरियर सर्विसेज में भी हैं, ये भी अपने जहन में एक बात रखें कि जनाब ये भी खादिम ही है, और साबित भी करें। सिर्फ ये ना बताएं कि जनाब लिखने की हद तक या टिकटॉक पे दिखाने की हद तक, अमली तौर पर काम भी करें। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। व्यूअर्स, पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए एक इंतहाई सख्त फैसला किया है। शहरियों के लिए अब ये कानूनी पाबंदी होगी कि वो गाड़ी की चाबी लेने से पहले डीलर के जरिए रजिस्ट्रेशन का अमल वहाँ पर मुकम्मल करवाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स और कारसाज कंपनियों को मरासला भी जारी कर दिया गया है, और इस इकदाम से पंजाब की गाड़ियाँ इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड करवाने के रुझान का खात्मा होगा। वहीं पर गाड़ियों पर महीनों तक अप्लाइड फॉर की तख्ती लगाकर सड़कों पर दौड़ाने का जो कल्चर है हमेशा के लिए ख़त्म होगा। ये निज़ाम काम कैसे करेगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल पंजाब साहब ने। बहुत शुक्रिया सजील साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है। अगर हम माजी में देखें तो पहले से DVR सिस्टम भी मौजूद था, और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि ये पाबंद किया गया था डीलर्स को भी। लेकिन अब क्या इसमें सख्ती की गई है? कुछ सिस्टम में पुराने कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से अब ये फैसला करना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसका जो प्रीव्यू है वो इस तरह से है कि कुछ साल कबल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम DVRS सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मकसद ये था कि जो ऑथोराइज डीलर हैं वो जब गाड़ी या मोटरसाइकिल नई बेचते हैं तो वो जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑन दी स्पॉट करके, और उसके बाद जो है उस नंबर प्लेट उस गाड़ी या मोटरसाइकिल पे आवेज़ा करके, जो कि गवर्नमेंट पैटर्न पे होगी, और उसके बाद वो जो गाड़ी या मोटरसाइकिल रोड पे आएगी। ठीक। तो ये लाइसेंस उनको ऑप्शनल जो है इसकी ऑप्शन दी गई थी कि आप इसे ले लें, उन्हें बाउंड नहीं किया गया था कि ये ज़रूरी है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं था। तो ये जो काम है वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। अच्छा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि गाड़ी जो तकरीबन मोर देन 100 लाइसेंस जो है वो इशू किए गए, और उसके बाद भी देखा गया कि अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स आप देखते हैं रोड्स पे आ रही हैं, और जिसकी वजह से जो है काफ़ी दाखिली मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अगर कोई गैर कानूनी काम हो जाता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके लिए उस व्हीकल को ट्रैक करना, उस ऑनर को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है।
इसी के साथ साथ जो है टैक्सेशन का जो अमल है उसका भी जो है काफ़ी नुकसान जी होता सर है। बिल्कुल इसी नुक्ते की तरफ मैं आना चाहता हूँ कि क्या ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जो रेवेन्यू सूबे को आना है वो हम देखते हैं कि लोग फेडरल में जाके गाड़ी जो है लेते यहाँ से हैं और फिर रजिस्टर्ड जो है वो वहाँ से करवा रहे होते हैं। इस चीज़ को भी डिस्करेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो पंजाब में ही हो। जी ये इसी तरह से ये जो मोटर व्हीकल लॉज हैं उनमें ऑलरेडी ये कानून मौजूद है कि आप जिस मतलब सूबा पंजाब से अगर आप गाड़ी लेते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, रोड यूज़ करते हैं, तो आपने इसकी रजिस्ट्रेशन भी पंजाब में ही करवानी है। अच्छा। तो अभी जो रिसेंटली है पंजाब फाइनेंस बिल में 2026 में तब्दीली की गई है, तो उसमें जो पंजाब मोटर व्हीकल ट्रांजैक्शन लाइसेंसी एक्ट है 2015 उसमें जो है अमेंडमेंट की गई है। अब जो ऑथोराइज डीलर हैं, 3S डीलर्स हैं कंपनीज के जो गाड़ियां बेचते हैं, जो मोटरसाइकिल्स बेचते हैं, उनको बाउंड किया गया है कि वो तब तक गाड़ी जो है वो डिलीवर नहीं करेंगे एप्लीकेंट को या ऑनर को जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन और अगर नहीं वो इस पे होगी। अमल दरामद नहीं करते डीलर्स तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने की अथॉरिटी है? जी बिल्कुल, एक तो जो है उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे वो, अच्छा। और दूसरा उनको जो है जुर्माने जो पेनल्टीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं वो की जाएंगी। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो गाड़ी जो यानी है ये लोग भी आपके दायरा कार में आ गए। जी बिल्कुल, इसके एक स्पेसिफिक जो SOPs हैं वो डिज़ाइंड हैं और उनमें भी जो उन्हें रिवाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक गाड़ी आप बेच रहे हैं और उसकी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते, जो कि कानून में अब अमेंडमेंट की गई है कि आपने जो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीसें हैं वो ऑनर से कलेक्ट करनी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बुकिंग, जहाँ आप उससे पहले भी वो लेके, और आपकी जिम्मेदारी है उस ऑथोराइज डीलर की कि वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में उसे जमा करवाए। तो उसके बाद उसकी नंबर प्लेट जो है वो अवेज़ा करके ही उसने रोड पे आना है। तो अगर कोई गाड़ी ऐसी पकड़ी जाती है या बाइक पकड़ी जाती है जो कि एक ऑथोराइज डीलर उसको बगैर रजिस्ट्रेशन के ही ऑनर को दे देता है, तो उसके खिलाफ जो है ना जी साहब, हम पहले भी इस तरह के वाक़यात देखते हैं, वीडियोस आती हैं कि वार्डन के दरमियान और वो कि शहरी के दरमियान बहस चल रही। वो कहता है आप किलोमीटर देखें, मैंने 15-20 किलोमीटर जो है चलाई है, कम से कम 100-200 किलोमीटर चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड भी है क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी का नंबर लेना है या मैंने ऑक्शन में नंबर लेना है, तो वो मुझे मेरा मनपसंद नंबर मिलेगा तो मैं लगवाऊंगा। इस सूरत में क्या हल है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो मर्जी का नंबर और आपने मनपसंद नंबर की बात की, जी, तो ऑक्शन में नंबर लेना। ऑक्शन में नंबर तो अब तो बड़ा आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो है ई ऑक्शन ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं। तो वो आपने जैसे ही आपको गाड़ी आपकी आ जाती है शोरूम पे, आपको उसका चेसिस नंबर मिल जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट अपनी मनपसंद नंबर है जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो आप नंबर की भी बुकिंग कर लें, नंबर की बुकिंग कर लें। अब दूसरी बात ये है जो आपने की कि ये जो मसाइल हो रहे होते हैं कि कितने किलोमीटर चली है गाड़ी। ऐसा नहीं है। जो कानून है वो यही है कि गाड़ी आपने रजिस्टर्ड करनी है, नंबर प्लेट आपने अवेज़ा करनी है, और उसके बाद आप यानी शनाख्त हो, आइडेंटिटी हो गाड़ी ही की। अच्छा, हमें सजील साहब ये भी बताएं कि इससे तो बहुत लोगों के जो है वो अरमानों का कत्ल भी हुआ होगा, छुरी भी उन पर चली होगी, जो बेचारे चाहते हैं कि उनकी प्लेट के ऊपर फैसल मस्जिद की वो जनाब वो तस्वीर भी हो और ICT का नंबर भी हो, इस्लामाबाद का नंबर लगवाने के शौकीन है या पता नहीं किसी और वजह से। आप बेहतर गाइड कर सकते हैं कि क्यों लोग इतना प्रेफर करते हैं इस्लामाबाद का नंबर लगवाना, और उनके लिए तो बिल्कुल ये थोड़ी सी बुरी खबर है। अच्छा, ये बहुत कम तादाद है जो कि लोग दूसरे सूबों में या फेडरल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। तो उसकी जो मेन वजह होती है ख़ासतौर पे फेडरल पे जाने की, उनके टैक्सेस में और पंजाब के टैक्सेस में उधर कम है slightly टैक्सेस डिफरेंस है जी। कुछ जो रजिस्ट्रेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कम है पंजाब की निस्बत। तो इस वजह से वो एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से लोग वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अदरवाइज़ हर कोई प्रेफर करता है कि वो अपने ही सूबे में जहाँ वो रह रहा है वहाँ की रजिस्ट्रेशन ही करवाए। तो इससे भी ये जो है अभी ये जो करंट सिचुएशन बनी है, अभी जब डीलर उसको रजिस्ट्रेशन करवा के देगा, डिलीवर करेगा गाड़ी, तो डेफिनेटली इस चीज़ का। लेकिन सजील साहब, अगर इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 102 के करीब ही बड़े डीलर्स हैं जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद है। तो जो पंजाब के हज़ारों छोटे बड़े शोरूम्स हैं वो इस नेटवर्क का हिस्सा किस तरह बनेंगे? बेसिकली इन सबको ऑन बोर्ड लिया गया। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं मोहम्मद उमर शेर साहब, उन्होंने उनके जो रिकॉर्ड है उसे कलेक्ट किया है, उनसे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे ऑथोराइज डीलर का रिकॉर्ड मंगवाया गया है, और उसके बाद उनको बाउंड किया गया है कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर अपना लाइसेंस हासिल करें और इस तरह से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करें। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बगैर लाइसेंस के वो गाड़ी जो है सेल नहीं कर सकेंगे। ये उन्हें बाउंड किया गया कानून में। तो इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए सजील साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग परेशान ना हो, आप डीलरशिप से भी नंबर लगवाएं, वही फ़ीस होगी जो गवर्नमेंट ने
रखी हुई है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किए जाएंगे। ज़रा ये भी लोगों की तशफ़ी करवाएं ना इस बात पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस पे इन्फोर्समेंट भी रखी गई है, इस पे पेनल्टीज भी रखी गई हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस भी रखा गया है जो ऑथोराइज डीलर हैं। यानी ज़्यादा ऐसा पैसे नहीं है। ले सकते? जी बिल्कुल नहीं ले सकते। जो चाहे मिठाई के नाम पे हो या किसी नहीं, वो प्रेस्क्राइब्ड जो फीस हैं वही उन्होंने लेनी है। और उसके अलावा अगर कोई वो फीस लेते हैं या आपको कोई डिस्टर्ब करते हैं या कोई तंग करता है तो आप महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से रब्ता कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम देखें सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के लिहाज से कितना सिक्योर बनाया गया है ताकि शहरियों का डेटा भी लीक ना हो सके? जी बिल्कुल, ये एक सेंसिटिव इशू है, इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सर्टन ऑथराइजेशन जो है शोरूम वालों को दी गई है। किसी के डेटा तक डायरेक्ट रसाई मुमकिन नहीं है। आपने अगर कोई नई एंट्री करनी है वो आप कर सकते हैं, किसी का आप जो डाटा है वो चेक नहीं कर सकते, उसको मतलब आगे उसको लीक नहीं कर सकते। तो इसको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है ताकि प्राइवेसी है जो बरकरार है, जो डाटा है उसकी जो है टोकन टैक्सेस का सीजन है, उसके हवाले से भी जरा एक मैसेज दे दें। जी, टोकन टैक्सेस के हवाले से अभी कंपेन बड़ी लॉन्च हुई है और आपके चैनल के तवज्जो से एक और बात बता दूं कि 10% तक डिस्काउंट दिया है। अगर आप ये 30 अगस्त तक अपने टोकन टैक्स की अदायगी ऑनलाइन पोर्टल ई पे पंजाब के थ्रू करते हैं तो आपको 10% रायत दी जाएगी टोकन टैक्स पे। तो मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, टोकन टैक्स जमा करवाएं ताकि आने वाले दिनों में उन्हें परेशानी बिल्कुल ठीक है, खुद से जमा करवाएं, वरना आपको कहीं ना कहीं रोक लिया जाएगा तो फिर मजबूरन भी तो आपको करवाना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सजील खान साहब आपके वक्त का। और इन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।